साथियों नमस्कार। आज हम पुनः लाइव आए हुए हैं और एक पुस्तक है वैदिक युग का घालमेल, और उस पुस्तक के माध्यम से हम अभी चर्चा कर रहे हैं भाग ई, यानी 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक। ऐतिहासिक पुस्तक है और इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए साक्ष्यों के साथ देखें कि 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ ने पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मार्ग के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बौद्ध मूर्तियां या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए उन्हें अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरित कर दिया गया है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाया, उन सबों को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय आप सबने सुना होगा। यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व स्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा कि विश्वविद्यालय में विश्वविख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे, झीलें भी थीं।
लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने के समय पर कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था, उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था, उन सबों को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मुख्य रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती है? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने की रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उनके जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक बौद्ध परंपरा के विरोधी थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था, फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासकों और अनुयायियों को था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर लिया था। सेन वंश ब्राह्मण जाति का शासक था, ने अपने कार्यकाल में ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाने या पूर्व की खड़ी बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप लोग स्वयं सोचें कि उस नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। बौद्ध भिक्षु तो मार ही दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्राचार्य या बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा कहीं भी नहीं मिलती है। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उस सिराज 1210 के आसपास लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरी करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। ये तो हो गई प्रामाणिक बातों की चर्चा, लेकिन इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कई भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे का जो कारण बताते हैं, उन लोगों के अनुसार एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके हकीमों ने इसकी काफी चिकित्सा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार ने इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा और अगर वह स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रह गए और प्रातः काल में उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारे पर एक औषधि का लेप लगा दिया था।
वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया। लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाल मारने लगा और अपने ठीक होने की खुशी छोड़ उसे जलन हुई कि उसके हकीमों ने इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है। जिसके बाद इस धर्मांध मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। यहाँ पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले लेखक और उस मत के वाहक लोग यहाँ बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की थी कहानी आप लोगों ने बना दी, लेकिन उसी नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में 2 और विश्वविद्यालय थे जिनका नाम उदवंतपुरी और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय था, जिसे चित्र संख्या 57 और 58 में आप देख सकते हैं। उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर भी तो कोई कहानी सुनाते। उसी प्रकार इस बिहार राज्य के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर कोई कहानी तो सोचा ही नहीं आप लोगों ने। सिर्फ एक विश्वविद्यालय नालंदा को जलाने की कहानी तो बना दी, लेकिन भारत में ऐसे और कई भी विश्वविद्यालय थे जहां भगवान बुद्ध के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया, इसके लिए तुम कलम कसाईयों को छोटी मोटी कहानी की जगह पर एक लंबा धारावाहिक बनाना पड़ेगा। क्यों सही न कहा हमने। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्य को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वंशजों द्वारा मुख्य खंडहर की 4 दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारियों से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का निर्माण कर लिया गया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तिलिया बाबा के नाम से मूर्ति स्थापित की गई है। वह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। उस मूर्ति को आप लोग देखें। नालंदा खंडहर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है, जिसे आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप लोगों ने अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडहर से काफी मिली हैं, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको गंगा से हुगली और पद्मा जैसे वैदिक शैव पंथ संस्कृत का भी पूर्व घालमेल हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो साथियों, अगले टॉपिक में अगले लाइव सेशन में हम बताएंगे शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर केदारनाथ मंदिर। तो अगली चर्चा केदारनाथ मंदिर की। तो आप लोग इसी तरह देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।